प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगमपेट में एक जनसभा को किया संबोधित। तेलंगाना राज्य सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का लगाया आरोप। कहा तेलंगाना में अंधेरा होगा दूर, बीजेपी का खिलेगा कमल। कहा गरीबों को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को दी विकास की सौगात। विशाखापत्तनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए परियोजनाओं को बताया जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उर्वरक संयंत्र भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक करीब 18% तक मतदान दर्ज। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति पर विवादास्पद टिप्पणी की चौतरफा निंदा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बताया देश के सर्वोच्च पद का अपमान। अखिल गिरी को मंत्री पद से हटाने की मांग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। कंबोडिया में वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन के पहले दिन म्यांमार संकट का मुद्दा छाया। दक्षिण पूर्व एशियाई नेता म्यांमार के विपक्षी समूहों को शामिल करने पर सहमत। पिछले साल के तख्तापलट के बाद से हजारों लोग संघर्ष में मारे गए। रूस को लगा बड़ा झटका। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेनी सेना को मिली बड़ी जीत। खेरसोन से लौटी रूसी सेना। यूक्रेनी सेना ने मनाया जश्न। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की सराहना। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम दौरे पर कुल 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 3,128 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। ये 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। वहीं उन्होंने शीलानगर से कॉन्वेंट जंक्शन तक बनने वाली बंदरगाह रोड का भी शिलान्यास किया। ये 566 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इसके चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच बनने वाले ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारे की भी आधारशिला रखी। इसकी अनुमानित लागत 3,750 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा के औद्योगिक नोड से लेकर विशाखापत्तनम बंदरगाह और चेन्नई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच संपर्क बनाने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में पीएलआई गतिशक्ति जैसी योजनाओं से निवेश बढ़ रहा है, तो वहीं नागरिकों की सुविधाओं को पूरा करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई योजनाओं को आत्मनिर्भर भारत और विकास के लिए जरूरी बताया। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। स्टेशन के पुनर्विकास के बाद वहां 75,000 यात्रियों के लिए प्रतिदिन बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी।
वहीं लगभग 6.65 MMSCMD की क्षमता वाली गेल की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखी। 745 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण कुल 2,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर के हिस्से के रूप में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने NH 326A के पथपट्टनम खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया जब संघर्ष के दौर से गुजर रही है, ऊर्जा और सप्लाई चेन का संकट देशों के सामने खड़ा है। ऐसे में भारत की ओर दुनिया आशान्वित नजर से देख रही है। इसकी वजह है कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और इसकी खास बात है समावेशी होना, वंचितों का खास तौर पर विकास करना, आधुनिक सुविधाओं और नवनिर्मित इंफ्रा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई। हमने विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया। आज जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी गई है, उसमें 6 लेन वाली सड़क का प्रावधान है। पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी। गतिशक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। इसके अलावा पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। उन्होंने ONGC की यूफील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित की, जिसकी लागत 2,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। वहां लगभग 3 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की गैस उत्पादन की जा सकती है। प्रधानमंत्री तेलंगाना के बेगमपेट में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर राजनीतिक हमले किए। प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया और कहा कि तेलंगाना के नाम पर जो दल आगे बढ़ा, उसने लोगों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अंधविश्वास और निराशा के गर्त में डूबी तेलंगाना सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर गठजोड़ कर रही है। कुछ लोग कार्रवाई से बचने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना की जनता, देश की जनता ये देख भी रही है, समझ भी रही है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए भाजपा भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों से लगातार मोर्चा ले रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की और विश्वास दिलाया कि जल्द ही तेलंगाना की जनता कुशासन का अंत करने वाली है और राज्य में अंधकार के बाद सूरज आने वाला है, कमल खिलने वाला है। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से
बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। और आइए अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य की 68 सीटों के लिए 24 महिलाओं सहित कुल 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में मतदान के लिए कुल 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं, 2 कांगड़ा में जबकि 1 सोलन जिले में। कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 1625 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति जिले में न्यूनतम 92 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं आम आदमी पार्टी राज्य में अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश में है। भाजपा और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के 67 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी 53 सीटों पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 11 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अन्य राजनीतिक दल 45 सीटों पर और निर्दलीय उम्मीदवार 99 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। सुबह 1 बजे तक करीब 37.19% तक मतदान दर्ज किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में मतदान जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोग पूरे उत्साह से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और चुनाव सुचारू रूप से चल रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जारी है और फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज वर्थ वॉचिंग। वॉच द रियल ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी बीइंग प्लेड आउट इन हिमाचल टुडे। इट्स कोल्ड, सम एरियाज आर स्नो कवर्ड, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इमेजिन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बूथ at Tasigang, Spiti, at 15,265 feet and with 52 voters. और हमारी टीम उनके पास वोट लेने के लिए ऑलरेडी मौजूद है। एंजॉय द विजुअल ऑफ द ट्रैक दे हैव डन। देयर आर 105 पोलिंग स्टेशंस above 10,000 feet and our polling teams have walked as far as even 14 kilometers in the mountainous terrain to set up the polling stations. This is democracy at work, beauty of democracy, which is at full display in the elections and in the management. See long queues at polling stations and especially women. पूरे हिमाचल प्रदेश में आज 157 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर सिर्फ महिला स्टाफ उनको मैनेज कर रहे हैं। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में तो सब महिलाएं जो वोटर्स हैं उनके लिए क्रेच की भी सुविधा बनाई गई है, ताकि जो बच्चों को लेकर आए उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। सो दे कम आउट फ्रॉम देयर होम्स एंड एंजॉय द फेस्टिवल एंड किड्स ऑल्सो एंजॉय इन द क्रेच। सिमिलरली जो युवा हैं, दे आर ऑल्सो ब्रेकिंग आउट ऑफ देयर लेजरली सैटरडे, रेडिंग टू गो टू एक्सरसाइज मोस्ट प्रेशियस राइट एंड दैट इज राइट टू वोट। 1,93,000 वोटर्स इस बार ऐड किए गए और उसमें से 43,000 वोटर्स वो थे जो 4 क्वालिफाइंग डेट होने की वजह से शामिल हो सके, यानी उन्हें अमेंडमेंट होने की वजह से एक्ट में ये मौका मिल सका कि वो इस फेस्टिवल में भाग लें। व्हाट ए फैंटास्टिक रेनबो ऑफ वोटर्स रेंजिंग फ्रॉम 18 years to 100 years plus. And when we talk of the PWDs, they are very proud 56,000 voters in Himachal Pradesh. उनके लिए भी हमने बहुत व्यवस्था की है। और खुशी की बात है कि 37 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो सिर्फ पीडब्ल्यूडी स्टाफ ही मैनेज कर रहे हैं। ये उनकी एम्पावरमेंट का एक टूल है जो हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। एक्चुअली वी वांट टू से वेरी क्लियरली दैट इट इज द इक्वलिटी एंड इक्विटी दैट इज व्हाट दे डिजर्व, नॉट मियर सिंपैथी। एंड वी आर यूजिंग द फोरम ऑफ इलेक्शंस टू एस्टैब्लिश दिस पार्ट and also request everyone in the society to be absolutely sensitive to their needs and their respect. I also at this stage salute
1.2 लाख वोटर्स जो 80 साल से ऊपर हैं हिमाचल प्रदेश में, हमारे बुजुर्ग, वो उनकी इंस्पिरेशन से ही यूथ को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और इसी संदर्भ में लेट श्याम शरण सिंह नेगी जी, उनको भी जो कल्पा किन्नौर के हैं, हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और आप सबकी श्रद्धांजलि होगी कि उनको अधिक से अधिक मात्रा में वोट देकर, जो वो खुद देकर गए 4 दिन पहले, हमारी जो एक सुविधा प्रदान की गई थी कि हम घर से वोट लेंगे, उसका लाभ लेकर गए। हम लोग इस बार खास तौर से प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन में भी बहुत फोकस किया है। 6 times सीजर हैज हैपेंड इन हिमाचल इन टर्म्स ऑफ कैश, लिकर्स, नार्कोटिक्स, प्रीशियस मटेरियल एक्सेट्रा। There should be no scope for any kind of inducements. Wherever it is happening, Commission is very serious about this and would find ways to tackle this. So enjoy the festival of democracy. This is in full of its colors. What a spectacular way of watching the long queues and lines in colorful ways. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी की सराज विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 44 पर जाकर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि लोग उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। फीडबैक्स बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि एक तो उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मतदान किया। वहीं कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने शिमला के लॉन्गवुड में अपना वोट डाला। तो किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है, हमारे संवाददाता अनुज यादव ने हमीरपुर में एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। जी हां, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए 8 बजे से शुरू हुआ मतदान लगातार यहां पर जारी है। चाहे किसी भी उम्र का मतदाता हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबसे पहले अपनी वोट की ताकत को समझते हुए अपनी वोट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, राज्य के लिए, ताकि उनके इलाके का विकास हो। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव के समय में बड़े बड़े दावे और वायदे नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, उन दावे और उन वायदों को नेताओं से पूरा कराने के लिए आज मतदाता अपने घरों से भारी संख्या में लगातार निकल रहे हैं। जिस मतदान केंद्र पर मैं इस समय हूं, आप देख सकते हैं कि यहां पर जितने भी मतदान कर्मी हैं वो सारी महिलाएं हैं। यहां जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी महिलाएं हैं और यहां मतदाताओं के लिए बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था है, ताकि लंबी अगर लाइनें लगती हैं तो लोग, बुजुर्ग लोग यहां पर बैठ भी सकते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था यहां पर की गई है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बुजुर्ग मतदाता है तो उसके लिए व्हील चेयर की भी यहां पर सुविधा उपलब्ध कराई है। निर्वाचन आयोग चाहता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष जो चुनाव हुआ था 2017 में, उससे भी ज्यादा इस बार मतदान देखने को मिले, एक अच्छा रिकॉर्ड मतदान हिमाचल के अंदर हो। तो निश्चित तौर पर हम भी डीडी न्यूज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लीजिए। मेरे कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। हमारे संवाददाता अनुज यादव ने वोट डालने आए कुछ मतदाताओं से भी बात की।
युवा मतदाता हैं, आपने वोट दिया है, किस तरीके से, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है? मैं जब भी वोट देता हूँ एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देता हूँ जो पढ़ा लिखा हो और जो एक ईमानदार छवि का हो। हमारी सरकार पहले से भी अच्छी ही चल रही थी और मुझे उम्मीद है कि अब जो भी सरकार फिर से आएगी वो भी अच्छा ही करेगी, लोगों के हितों के ध्यान में रखकर जो है वो निर्णय लेगी। एक वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है, आपको क्या लगता है, जब आप वोट देने गए आपके दिमाग में वो क्या मुद्दे थे जो आपका कोई नेता अगर चुना जाएगा, यहाँ से सरकार नहीं बनेगी, वो क्या कुछ करेगी? मतदान करते समय ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए अपने क्षेत्र की, जो समाज में महिला से लेकर बच्चों से लेकर समाज में जो जरूरत है, आम जरूरत, जो मध्यम वर्ग उसमें ज्यादा आते हैं, उनकी जरूरत की ध्यान रखते हुए वो विकास करे। ऐसे व्यक्ति को चुने जो सबसे मिलनसार हो, हंसमुख हो और वो एजुकेटेड हो और उसका बैकग्राउंड बड़ी अच्छा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कर ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की है। भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने टीएमसी नेता अखिल गिरी की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा उन्हें विधायक पद से भी बर्खास्त किए जाने की मांग की है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी का ये भाषण कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस कारण अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी किरकिरी हो रही है। भाजपा के बंगाल प्रभारी अर्जुन मुंडा ने टीएमसी नेता की विवादित टिप्पणी की कड़ी शब्दों में निंदा की। ये घोर विरोधी है और इसी वजह से राष्ट्रपति के चुनाव के समय में भी इन्होंने आदिवासी न बने इस देश का, महिला न बने इस देश का, इस तरह का हथकंडा अपनाया, ऐसे प्रत्याशी खड़ा किए और जब ये बन गई तो अब ये पच नहीं रहे। मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करना चाहिए और देश के सामने ममता बनर्जी को आगे सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए कि सर्वोच्च पद पर बने महिला के बारे में उसके मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह का अभद्र टिप्पणी कर। गुजरात में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ढोंगी, निकम्मा और डरपोक डीएनडी केजरीवाल बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो वो नफरत की राजनीति फैलाने वालों से दूरी नहीं बना पा रहे। ढोंगी फर्जीवाल से ये जरूर पूछेंगे, ऐसी भी क्या है मजबूरी नफरत करने वालों से नहीं बना पा रहे हो दूरी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है सकारात्मक सोच लेके। स्टार कैंपेनर्स के नाम आते हैं। स्टार कैंपेनर मतलब पार्टी की विचारधारा को जो मजबूती से सामने रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके नेता चुनाव में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो देश में नफरत की राजनीति फैलाते हैं। ये स्टार कैंपेनर की सूची है एमसीडी चुनाव दिल्ली के। 22 नंबर पे जो नाम है, ये नाम स्टार कैंपेनर श्री राजेंद्र पाल गौतम का है। राजेंद्र गौतम ने हिंदू अनुयायियों की भावनाओं को आहत करके मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में 19वां आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें भाग ले रहे हैं। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और ये वर्ष आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के पीएम हुन सेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मानव संसाधन, डीमाइनिंग और विकास परियोजनाओं सहित तमाम द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में
4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।